Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMDCAT session of Stars Academy head office Johor Town. Today we are going to start atomic structure, and the first topic we are going to discuss is the discovery and properties of positive rays. पॉजिटिव रेज का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझने के लिए हमें डिस्चार्ज ट्यूब का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं इस बात से कि एक डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि वहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब में कितने टाइप के इवेंट्स पॉसिबल हैं और उन इवेंट्स से हम अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव रेज किस तरह हासिल कर सकते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास ट्यूब होती है, मैंने उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पर ड्रा किया है। डिस्चार्ज ट्यूब जो कि एक शीशे की बनी ट्यूब होती है, इसे ग्लास का इसलिए बनाया जाता है ताकि इसके अंदर जो चेंजिंग हो रही है उसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक हिस्सा आप इस्तेमाल करते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड जो एनोड होता है बैटरी का उससे कनेक्टेड होता है। इसी मुनासबत से आप उसे एनोड कह देते हैं और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड ही होता है। दूसरी तरफ कैथोड होता है और कैथोड को आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ देते हैं, इसी मुनासबत से आप उसे कैथोड कहते हैं। कैथोड के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए सिंगल यूनिट जैसे एनोड इस्तेमाल हुआ है, या फिर आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा कैथोड जिसमें बहुत सारी परफोरेशंस हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सुराख हैं और उन जो परफोरेशंस हैं, उन जो होल्स हैं, उन जो कैनाल्स हैं, तीन नाम आप रख सकते हैं उनके लिए। होल्स कह सकते हैं, कैनाल्स कह सकते हैं, परफोरेशंस कह सकते हैं। उनका मकसद ये होता है कि आप उस एरिया से आगे की तरफ कोई पार्टिकल्स को मूव करवाएं और उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ आप स्टडी करें, या फिर ऐसे हो सकता है कि एक सिंगल होल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल जो एक्सपेरिमेंट हमारे सामने मौजूद है, ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया है गोल्डस्टाइन ने 1886 में, और गोल्डस्टाइन जो है वो ये देखना चाह रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो रेज बन रही हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जनरली आपने जो भी अभी तक इंटरमीडिएट क्लास जो है स्टडी की है उसमें आपने ये पढ़ा हुआ था कि जब आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर, यहाँ पर ना लो प्रेशर पर एक गैस मौजूद होती है और वो लो प्रेशर जो है ना वो तकरीबन 0.01 टॉर होता है। यहाँ पर प्रेशर तकरीबन 0.01 टॉर होता है और यहाँ जो वो वोल्टेज है वो काफ़ी हाई रखा जाता है, लाइक 5000 से 10,000 वोल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है वोल्टेज। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घरों में जो वोल्टेज आ रहा है वो 220 वोल्ट होता है। अच्छा, तो यहाँ से जनाब उसने देखा, जो स्टार्ट में एक्सपेरिमेंट था डिस्चार्ज ट्यूब में, उसमें यहाँ पर कैथोड से कुछ रेज निकलती थी। मैंने उन्हें ब्लू कलर से शो किया है क्योंकि वो कैथोड से निकलती थी, दैट इज़ वाई आप उन्हें नाम देते थे कैथोड रेज। मैं इनका नाम मेंशन कर लेता हूँ कि इन्हें कहते हैं कैथोड रेज। तो कैथोड रेज जो है ना, दे वर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, दे आर सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिलहाल उनकी बात हम नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि कैथोड रेज जो हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड। कैथोड रेज परपेंडिकुलरली, यू कैन सी, इस तरह वो प्रोड्यूस हो रही हैं, कैथोड से परपेंडिकुलरली कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एनोड। व्हाई दे आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स एनोड? बिकॉज कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। वो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, एनोड पॉजिटिवली चार्ज वो अट्रैक्ट कर रहा है, वो मूव कर रही हैं और मूव करते हुए अंदर मौजूद है लो प्रेशर पर गैस। कितना लो प्रेशर है? 0.01 टॉर लो प्रेशर पर गैस है। और जब कैथोड रे मूव कर रही थी तो यहाँ पर जो रेजिडुअल गैस, इस गैस को कहते हैं रेजिडुअल गैस। रेजिडुअल गैस क्यों कहते हैं उसका आइडिया भी समझ लें। असल में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आम हालात में अंदर गैस हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पर ना एक वैक्यूम की मदद से, फॉर एग्जांपल यहाँ से ना आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उस वैक्यूम से आप अंदर मौजूद जो गैस है उसे बाहर निकाल देते हैं और बहुत ही कम मिकदार में गैस अंदर रखी जाती है। उस गैस को रेजिडुअल गैस कहते हैं। रेजिडुअल गैस अंदर मौजूद है, एक तरफ से कैथोड रेज आ रही हैं, वो आकर हिट करती हैं उस रेजिडुअल गैस से। कैसे हिट करती हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस पर्टिकुलर एरिया को मैग्नीफाई कर दिया है आपके सामने। ये एक गैस मॉलिक्यूल है, इसका नाम मेंशन कर लेते हैं कि ये एक गैस मॉलिक्यूल है और इस गैस मॉलिक्यूल पर ये देखें, ये वाली कैथोड रे आकर हिट कर रही है, इसका नाम मैंने रख दिया कैथोड रे।
तो कैथोड रे जब आकर गैस मॉलिक्यूल से हिट करती है तो गैस मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से जिस भी इलेक्ट्रॉन के साथ ये टकराएगी तो कैथोड रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वो इस इलेक्ट्रॉन को हिट करके इसे इजेक्ट कर देंगे और ख़ुद भी परे चले जाएंगे। इस तरीके से इस गैस मॉलिक्यूल के पास पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बैलेंस्ड फॉर्म में थे, ये न्यूट्रल था, लेकिन जब इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसके पास जो प्रोटॉन हैं वो हो जाएंगे ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कम। आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव रे बन गई है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इनका सोर्स मैंने बता दिया कि इन दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक तो असल में कैथोड रे ही है। कैथोड का जो इलेक्ट्रॉन था, कैथोड रे जो इलेक्ट्रॉन आकर टकराया था ये वाला, यही इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे चला जाएगा, निकल जाएगा, हिट करके निकल जाता है। और दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक निकला है जो कि गैस इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन गैस से आ जाता है और कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन तो मौजूद ही है। इस तरह पॉजिटिव रे बनती है। अब क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इट विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स दी कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। अब ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, इस एरिया को आप गौर से देखें, कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। कैथोड सॉलिड है लेकिन उसमें थोड़ी सी परफोरेशन है, सॉलिड है लेकिन थोड़ी सी परफोरेशन है, इस तरह आप इमेजिन कर सकते हैं। अब वो जाकर कैथोड पर जहां पर हिट करता है, देखें ज़रा, कैथोड पर जहां पर हिट करता है, जहां पर कैथोड की सॉलिड सरफेस है वहां पर तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता आगे, वो तो जाके हिट कर जाएगा और रुक जाएगा। लेकिन अगर वो परफोरेशंस में से निकलेगा तो वो आगे चली जाएंगी, पॉजिटिव रेज आगे चली जाएंगी। पीछे की साइड पर यहां पर हमने रखी हुई है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, और ये ना बेसिकली एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है, तो फ्लोरिसेंट स्क्रीन है। और यहाँ पर जब पॉजिटिव रेज जाकर हिट करती हैं तो यहाँ पे ग्लो पैदा होता है और उस ग्लो से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके पास पॉजिटिव रेज जो हैं वो बन रही हैं, यानी कि कोई रेज यहाँ पर आकर ट्रैवल कर रही हैं। इन पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉजिटिव रेज की प्रॉपर्टीज़ आप इस तरह देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव रेज सबसे पहले दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये तो पक्की बात है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। दूसरी बात, दे आर आयोनाइज्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म में आपके पास आ गए हैं। जो भी अंदर गैस थी उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जब निकलेगा तो जो बाकी बच जाएगा वो आयोनाइज्ड गैसियस मॉलिक्यूल हो सकता है, आयोनाइज्ड गैसियस स्पीशी हो सकता है। आप मॉलिक्यूल की जगह अगर आप लिखना चाह रहे हों तो आप गैसियस स्पीशी कह सकते हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो तो एक स्पेसिफिक टर्म होती है, लाइक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो सकता है, हीलियम का मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन स्पीशी जनरल टर्म है। जैसे कि हम अभी कंपेयर करेंगे तो कार्बन का भी हम जो है वो यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे कि उसकी चार्ज, उसकी जो पॉजिटिव रे है उसके क्या हालात हैं। तो गैसियस स्पीशी जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। गैसियस मॉलिक्यूल में मसला कोई नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा साइंटिफिक बात अगर करें तो जो स्पीशी वर्ड है वो ज़्यादा साइंटिफिक है। अच्छा, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ हैं जो कि आयोनाइज्ड गैसेज हैं, आयोनाइज्ड गैसियस स्पीशीज़ हैं। अब ये जो आयोनाइज्ड स्पीशीज़ हैं इनके अंदर मैं दो हिस्सों में अगर डिवाइड करूं कि इनकी नेचर जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती और किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ और नेचर डिपेंड्स अपॉन। तो कुछ चीज़ों पर नेचर डिपेंड करेगी, कुछ पर डिपेंड नहीं करेगी। जिन पर डिपेंड नहीं करती मैं वो पहले मेंशन कर लेता हूँ। नेचर ऑफ पॉजिटिव रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ ग्लास। अच्छा, जो अंदर ग्लास यूज़ हुआ है ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिव रेज को। पॉजिटिव रेज ग्लास की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि ग्लास मुख्तलिफ मटीरियल का यूज़ करने से पॉजिटिव रेज मुख्तलिफ तरह की पैदा नहीं होंगी। दूसरी बात, नेचर ऑफ कैथोड पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो कैथोड से बन नहीं रही, कैथोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही, तो कैथोड जो मर्जी मटेरियल का हो पॉजिटिव रेज इस पर डिपेंड नहीं करेंगी। तीसरी बात, नेचर ऑफ एनोड, एनोड की नेचर पर डिपेंड नहीं करती। एनोड कोई भी हो, कैसा भी हो, उसकी नेचर पर जो रेज हैं वो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि वो एनोड से बन नहीं रही, वो आयोनाइज्ड गैस मॉलिक्यूल्स हैं और वो गैस से बन रही हैं।
क्लियर हो गई जी बात। और इसी तरीके से साइज ऑफ परफोरेशंस, आप कैथोड में जो मर्जी साइज के होल बना लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो रेज़ हैं ये एक ही तरह की बनती हैं, यानी कि इन चीज़ों से जो मैंने मेंशन की कोई ताल्लुक नहीं है पॉजिटिव रेज़ की नेचर का। अच्छा, पॉजिटिव रेज़ जो है ना, इनके अदर नेम्स भी हमें पता होनी चाहिए। पॉजिटिव रेज़ को आप कह सकते हैं कैनाल रेज़। पॉजिटिव रेज़ का दूसरा नाम कैनाल रेज़ भी होता है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, परफोरेशंस हैं, जिनमें से पॉजिटिव रेज़ मूव करती हैं, उन्हें आप चैनल्स या कैनाल्स कहते हैं, और इसी मुनासबत से इन्हें पॉजिटिव रेज़ भी कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी हमने दे दी। आगे चलते हैं, इनकी नेचर किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, उसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस यूज्ड। जो गैस यूज़ होगी उसकी नेचर पर पॉजिटिव रेज़ की नेचर जो है वो डिपेंड करेगी। अगर गैस हल्की है तो उससे जो पॉजिटिव रेज़ बनेंगी वो भी लाइटर मैस की होंगी। अगर गैस हैवियर है तो उससे जो पॉजिटिव रेज़ बनेंगी वो भी उस हिसाब से गैस जो हैवियर नेचर की फिर पॉजिटिव रेज़ बनेंगी। सही हो गई जी बात। दूसरी बात यह है, दूसरी बात का मैं ये बता दूं कि एक इन्फॉर्मेशन की हद तक अच्छा है, इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इन द वर्स्ट केसेस इस बात से भी हमें इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है। जनरली इससे इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती। दूसरी बात है कि द वे ए गैस इज आयोनाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास H2 है तो H2 पर जब इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव रेज़ बॉम्बार्ड करेंगी तो वो इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से आयोनाइज कर सकती हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि H2 पर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और H2 प्लस बन जाए। एक और तरीका ये हो सकता है कि H2 पहले स्टेप में टूट जाए और टूट कर वो H बना दे और H के ऊपर पॉजिटिव आ जाए। अब ये दो रास्ते यहाँ पर हो सकते हैं। इन दो रास्तों से अंदाज़ा हमें क्या हो रहा है कि यहाँ से जो पॉजिटिव रेज़ बन रही हैं वो डिपेंड कर रही हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ गैस कैसे हो रही है। क्या मॉलिक्यूल इंटैक्ट फॉर्म में ही आयोनाइज हो रहा है या वो टूट कर फिर आयोनाइज हो रहा है, तो इस बात पर भी पॉजिटिव रेज़ की आयोनाइजेशन डिपेंड करती है। ये सारी बातें हो गई जिन पर नेचर डिपेंड करती है या नहीं करती। फर्दर अब मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए अहम हो सकती है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से बात को समझेंगे तो ये हमारे काफ़ी काम आ सकती है, क्योंकि पॉजिटिव रेज़, ये जो पॉजिटिव रेज़ हैं, दे आर आयोनाइज्ड गैसियस स्पीशी, आयोनाइज्ड गैसेस हैं ये, इनके पास मैस है और ये रेज़ की तरह मूव कर रही हैं, तो इनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ रिलेट करती हैं जो हमारी कैथोड रेज़ हैं उनके साथ। और वो कौन कौन सी हैं उन्हें ज़रा आप देख लें। पहली प्रॉपर्टी इनकी जो रिलेट करती है, जो पिछली वाली रेज़ थी हमारी कैथोड रेज़, जिनका फ़िलहाल जिक्र जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, वो ये हैं कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ। कास्ट शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर इनके रास्ते में कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें से रोशनी नहीं गुजर सकती तो ये उसका साया बना देंगी। दे कैन मूव ए स्मॉल पैडल व्हील। इसके अलावा दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये सारी भी इनकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल हैं। और इसी तरीके से डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का भी इन पर असर पड़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इन पर असर पड़ता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अब मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कुछ MCQs के, और उन MCQs को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा विद रिस्पेक्ट टू नेचर जिस पर ये डिपेंड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन अगर इस तरह लिखा जाए कि विच स्टेटमेंट
is not true for positive rays. ऑप्शंस बना रहे हैं, they are positively charged, they are ionized gases. चार्ली ऑप्शन बना रहे हैं, they are named anode rays. डेल्टा ऑप्शन, they have momentum. ओके जी, तो अगर हम देखते हैं कि चार ऑप्शंस हैं पॉजिटिव रेज के बारे में, इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन हमें सही नहीं लगती, तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि दे आर नेम्ड एनोड रेज. ये इंफॉर्मेशन हमें सही नहीं लग रही. क्यों नहीं लग रही? ये कंफ्यूजन है थोड़ी सी लोगों के दरमियान, उसको मैं हल कर दूं कि कैथोड से जो रेज निकलती है ना, दे आर कॉल्ड कैथोड रेज. यहाँ तक बात सही है, लेकिन जो पॉजिटिव रेज हैं ये इनका ओरिजिन जो है वो एनोड नहीं है, इनका ओरिजिन गैस है, गैस से ये बन रही हैं. तो इन्हें आप पॉजिटिव रेज तो कह सकते हैं क्योंकि ये कैनाल्स में से गुजरती हैं, इसलिए इन्हें आप कैनाल रेज तो कह सकते हैं, चैनल रेज तो आप कह सकते हैं, लेकिन इन्हें एनोड रेज नहीं कहते. एनोड रेज जो है ना वो इन ए सेंस जो एक्स रेज होती है ना वो एनोड रेज होती हैं, क्योंकि वो एनोड से निकल रही होती हैं. सही है जनाब, तो ये एनोड से नहीं निकलती, इसलिए आप इन्हें एनोड रेज नहीं कहेंगे. ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये आयोनाइज्ड गैसेज हैं, इनके पास मोमेंटम है, लेकिन ये एनोड रेज नहीं है. अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर देख लेते हैं, इसी से आगे लेकर चलेंगे बात को, और वो ये है कि विच गैस प्रोड्यूसेस पॉजिटिव रेज विद हाईएस्ट E/m वैल्यू. E/m वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमने अलग से डिस्कस करना था, इसलिए हमने उस पर पहले बात अभी तक नहीं की है. ऑप्शन बना लेते हैं, फिर E/m को भी समझेंगे कि वो क्या होता है. एक आसान ऑप्शन पहले ड्रा कर लिखते हैं, उसके बाद बात को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, और ताकि आप डिफरेंट लेवल्स जो हैं उन्हें स्टडी कर सकें. और एंड पर हम फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑप्शन दे देते हैं. ये आपके पास है जी गैस जो पॉजिटिव रेज बना रही हैं, चार हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी गैस से जो पॉजिटिव रे बनेगी उसकी चार्ज टू मास वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. चार्ज टू मास वैल्यू का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, और चार्ज टू मास वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डाटा लिख रहा हूँ. हम जस्ट इमेजिन इस तरह के सवालों में ना पहले ये फाइनल कर लें कि अगर इस तरह का सवाल आपसे पूछा गया है तो वो ये मान रहा है कि सब पर एक जितना चार्ज आया है. सही है जी. अगर उसने चार्ज मेंशन नहीं किया, कुछ और सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चार्ज भी मेंशन करेंगे, लेकिन अगर चार्ज मेंशनड नहीं है तो फिर आपने मानना है कि सब पर एक जैसा चार्ज है. अच्छा, जब सब पर एक जैसा चार्ज है तो E/m वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है चार्ज पर और मास पर. अगर चार्ज ज़्यादा होगा जवाब बड़ा आएगा, और अगर मास ज़्यादा होगा जवाब छोटा आएगा. तो अगर चार्ज सबका सेम है, से चार्ज है 1, चार्ज है 1, चार्ज है 1 और चार्ज है 1, तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा? मास देखना पड़ेगा. हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, हीलियम का है 4, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, नाइट्रोजन का होता है 14. तो यहां से हम एक रूल स्पेसिफाई कर सकते हैं वंस एंड फॉर ऑल. अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस हों और उन डिफरेंट गैसेस की E/m वैल्यू का कंपैरिजन आएगा, तो रूल ये है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी E/m वैल्यू कम होगी, और जिसका मास कम होगा उसकी E/m वैल्यू ज़्यादा होगी. तो चार्ज टू मास वैल्यू सबसे ज़्यादा फिर किसकी हो गई? सबसे ज़्यादा हो गई हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन की चार्ज टू मास वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई, बिकॉज इट इज़ द लाइटेस्ट ऑफ ऑल दीज. इसका मास जो है वो सबसे कम है. ये रूल एक फाइनल कर लिया हमने. अब इस रूल के साथ एक और क्वेश्चन जो कि हमने कहा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ चलते हैं. और अगेन सवाल हमें यही पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज हैज़ द हाईएस्ट E/m
m वैल्यू। अब ऑप्शन ज़रा देखें, ऑप्शन ज़रा इंटरेस्टिंग हैं हमारे पास। एक तो है H पॉजिटिव, एक है HE पॉजिटिव 2, एक है O पॉजिटिव 2 और एक है C पॉजिटिव 4। सही है जी, 4 ऑप्शंस यहाँ पर बनाए गए हैं। और इन ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए पहले तो ये है कि हाईएस्ट का बारे में ना एक इन्फॉर्मेशन लोगों ने पक्की याद की हुई है और वो गलत नहीं है, आपको भी पता ही होगी। और वो ये है कि पॉजिटिव रेज के बारे में जब भी सवाल आएगा उसमें जो हाईएस्ट E/m होती है वो हमेशा प्रोटॉन की ही होती है। प्रोटॉन से ज़्यादा चार्ज टू मास वैल्यू किसी भी पॉजिटिव रे की किसी भी हालत में नहीं होती है। तो यहाँ पर आंसर तो हमारा H पॉजिटिव ही होगा डेफिनेटली, लेकिन हम उससे कंसर्न नहीं है। हम असल में इस ऑप्शंस, जो बाकी ऑप्शंस हैं, उनको डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इन अगर आपके पास प्रोटॉन ना आए ऑप्शन में और 4 कोई और ऑप्शन आए तो फिर आप सवाल को हल कैसे करेंगे। तो फार्मूला जो आप यूज़ करेंगे वो यही चार्ज टू मास वैल्यू का ही है। अच्छा, अब आपने करना ये है, एक तरीका बता रहा हूँ, एक्चुअल मास जो है उसके हिसाब से देखें ज़रा। आपने चार्ज टू मास वैल्यू जो है ना वो आपने चार्ज को भी कंसिडर करना है। पहले अगर उसने सवाल में आपको नहीं बताया कि हर एक पर कितना चार्ज है, आपने सबका चार्ज 1 मान लिया था, लेकिन यहाँ पर उसने चार्ज मेंशन किया है तो अब आप चार्ज को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के केस में मैं ये कहूँगा कि हाइड्रोजन का चार्ज मुझे नज़र आ रहा है +1, हाइड्रोजन का मास होता है 1। ओके, बिल्कुल सही हो गई बात। हीलियम के लिए अगर हम देखते हैं तो हीलियम का चार्ज हमें नज़र आ रहा है 2, वो हमने 2 मेंशन कर दिया। और हीलियम का जो मास होता है आप जानते हैं कि 4 होता है। इसी तरीके से थर्ड हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का चार्ज अगर आप देखें इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 2 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। एंड पर बात हो रही है कार्बन की। कार्बन का हमें चार्ज नज़र आ रहा है यहाँ पर 4, वो मेंशन कर लेते हैं। और उसके बाद उसका मास जो है वो 12 होता है। अब ज़रा ऑप्शंस हल कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि हाइड्रोजन की चार्ज टू मास वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये तो बात सही हो गई। लेकिन अगर हमें रिलेट करना हो कि रेलेवेंट जो एक दूसरे के रिलेशन में किसकी चार्ज टू मास वैल्यू सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट आंसर आ रहा है, सबसे बड़ा आंसर आ रहा है, वो हाइड्रोजन का आ रहा है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। उसके बाद हमें हीलियम नज़र आता है, उसकी वैल्यू तकरीबन 1/2 बन रही है, 0.5 बन रही है। आप ये रेशो भी देख सकते हैं, हीलियम 0.5 और हाइड्रोजन 1 आ रही है। ये वाली वैल्यू देखते हैं तो इसका आंसर तकरीबन आता है 0.125, ये आंसर आ जाता है। और ये वाला आंसर देखें तो 1/3 जिसे कहते हैं 0.33। इसे मैं मेंशन कर लेता हूँ कि हाइड्रोजन की चार्ज टू मास वैल्यू 1 और हीलियम की उसके मुकाबले में 0.5, और हीलियम के बाद आ रही है वैल्यू तीसरे नंबर पर कार्बन की और वो आ रही है 0.33, और आखिर में ऑक्सीजन की वैल्यू आ रही है 0.125। सही हो गई थी बात। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं बिल तरतीब H+, He+2, कार्बन +4 और ऑक्सीजन +2 की। आपको इस तरह भी सवाल आ सकता है जैसे मैंने पूछा, या फिर रिलेशन भी आ सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस और हीलियम +2 की रेशो चार्ज टू मास वैल्यू की क्या है, तो वो 2:1 आ जाएगी, या फिर कार्बन की वैल्यू या ऑक्सीजन की वैल्यू, इस तरह के मुख्तलिफ सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज एंड टुमारो वी विल डिस्कस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक मॉडल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।